हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आतंकी यासीन मलिक की पत्नी पर मेहरबान हुआ पाकिस्तान, बनाने जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान ने क्या रची है सबसे बड़ी साजिश। दोस्तों क्यों भारत के खिलाफ जो जहर उगलता था यासीन मलिक, उसकी वाइफ को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे बड़ी खबर, जहाँ कश्मीर में 700 साल पहले आए मुसलमान हिंदू थे फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज, दावों में कितनी है सच्चाई बताएंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंका के बच्चों को सीखनी होगी हिंदी भाषा। जी हाँ, विक्रम सिंघे ने कहा दुनिया में फिट होने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां महंगाई पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा वार, जल्द कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बताएंगे। दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहाँ आतंकी यासीन मलिक की पत्नी पर मेहरबान, पाकिस्तान बनेगी कैबिनेट मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान का काला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान में मंत्री बनाया जा रहा है। वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कड़ की कार्यवाहक कैबिनेट का हिस्सा होंगी। मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्रिमंडल में मानवाधिकार पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक होंगी। जियो न्यूज ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक ने नवंबर की शुरुआत में होने वाले राष्ट्रीय आम चुनावों से पहले एक नया मंत्रिमंडल नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व अमेरिकी राजदूत जलील अब्बास जिलानी को विदेश मंत्री नामित किया गया है और पूर्व केंद्रीय बैंक प्रमुख शमशाद अख्तर को नए कार्यवाहक कैबिनेट के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन को भी कैबिनेट मंत्री पद की कमान दी जाने वाली है। वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मानवाधिकार पर विशेष सहायक होंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि साल 2005 में यासीन मलिक और मुशाल की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी। इस दौरान अलगाववादी नेता अपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट के सपोर्ट में समर्थन जुटाने पाकिस्तान पहुंचा था। यहाँ यासीन ने फैज अहमद फैज की नज़म पढ़ी थी। इसके बाद मुलाकातों का दौर बढ़ा और साल 2009 मुशाल और यासीन ने शादी कर ली। बता दें कि यासीन और मुशाल की उम्र में करीब 20 सालों का अंतर है। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पत्नी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। दोस्तों जो बहुत बड़ी बात है, ऐसे में अब कौन सी नई और बड़ी चाल चलने वाला है पाकिस्तान। दोस्तों भारत के खिलाफ जो इस प्रकार के एक आतंकवादी की पत्नी को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या विचार रखती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा बयान। कहा कश्मीर में 700 साल पहले आए मुसलमान, साथ ही साथ हिंदू थे फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज, दावों में कितनी है सच्चाई। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिस पर नेता, धर्मगुरु और इतिहासकार तीनों को बोलने का मौका मिल गया है। गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के थातरी में पब्लिक मीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से पुराना धर्म है। सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। भारत में मुसलमान हिंदू से धर्मांतरण करके बने हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए हैं। कश्मीरी मुसलमानों का जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। गुलाम नबी आजाद खुद कश्मीरी मुसलमान है, पुराने नेता है, इसीलिए बयान पर तुरंत राजनीति शुरू हो गई। मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए धर्म गुरु भी अखाड़े में आ गए। समर्थन और विरोध में बयानबाजी होने लगी। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बता दें। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में बहुत चीजें कही जो आप तक यहाँ नहीं पहुँची। हमारे एक नेता ने कहा था कि कुछ लोग बाहर से आए थे। मैंने कहा कोई अंदर या बाहर से नहीं आया। भारत में इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से कन्वर्ट हो गए मुसलमान। हिंदुस्तान में उसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बन गए, सब इसी हिंदू धर्म में पैदा हुए। जी हाँ, राजनीति और धर्म अपनी जगह है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने और मजे कश्मीरी नेता के बयान को सिर्फ सियासी बयान कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। आजाद ने अपनी बात कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखी। उनका पहला तर्क ये था कि इस्लाम दुनिया में 1500 साल पहले आया, जबकि हिंदू धर्म उससे भी कहीं पुराना है। आजाद ने दूसरा तर्क दोस्तों
दोस्तों ये दिया कि भारत में मुसलमान मुगलों की फौज में आए, उनकी संख्या काफी कम थी। आजाद का तीसरा तर्क ये है कि मुगलों के आने के बाद हिंदुओं ने कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म अपनाया। कश्मीर के संदर्भ में आजाद ने कहा कि कश्मीर में 600 साल पहले सभी पंडित थे जो बाद में धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के 600 साल पुरानी बात का जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में आपको हम बता दें कि इतिहास क्या कहता है इस मुद्दे पर। दरअसल इस तरह मामले में इतिहास की एंट्री हुई तो दोस्तों हमने भी समझने की कोशिश की। हमने ये समझा कि आजाद के इस बयान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। जब हमने इसको लेकर रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ पुराने दस्तावेज सामने आए। कश्मीर में हिंदू से मुसलमान बने लोगों के संदर्भ में दो बड़े नाम सामने आया, पहला अल्लामा इकबाल और दूसरा फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं इतिहास भी बिल्कुल वही चीज कहता है जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी गुलाम नबी आजाद के बात से पूरा समर्थन करते हैं या नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट में। और दोस्तों इस खबर के लिए आज पूरे जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और गुलाम नबी आजाद के इस बात को, इस बयान को सुन सके। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां श्रीलंका के बच्चों को सीखनी होगी हिंदी और चीनी भाषा। विक्रम सिंह ने कहा दुनिया में फिट होने के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह ने कहा है कि बदलती दुनिया में फिट होने के लिए द्वीप समूहों, द्वीप राष्ट्रों में बच्चों को भविष्य में अंग्रेजी के अलावा हिंदी और चीनी भाषा भी सीखनी होगी। बुधवार को कोलंबो के एक स्कूल में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति विक्रम सिंह ने कहा कि भविष्य में फिट होने के लिए श्रीलंका में शिक्षा में भारी बदलाव करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें नए विषय पेश करने होंगे हमारे बच्चों को। बदलती दुनिया में फिट होने के लिए अंग्रेजी के अलावा चीनी और हिंदी भाषा भी सीखनी होगी। श्रीलंकाई बच्चे स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा की धाराएं बदलने के साथ ऐसे कई बच्चे हैं जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए हिंदी और चीनी सीखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नई पीढ़ी अल्फा में फिट होने के लिए नए विषयों को पेश करना होगा जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। स्कूलों में छात्रों को मोबाइल फोन और पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी शिक्षा आगे बढ़ानी होगी। हमें स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जीनोम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पढ़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं जहां पर कभी चावल के लिए दूसरों देशों पर निर्भर था अपना भारत और आज दुनिया का भर रहा पेट। अमेरिका ने की जमकर भारत की तारीफ। बता दे एक ऐसा भी वक्त था जब भारत अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। वो किस्सा तो सबसे चर्चित है जब 1965 में पाकिस्तान संग युद्ध से नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को गेहूं ना देने की धमकी दी थी। एक वो दौर था और एक ये दौर है जब भारत ने चावल निर्यात को रोकने का फैसला किया है। तो पूरी दुनिया में खाद्य संकट को लेकर चिंता हो रही है। खाद्य बाजार में भारत के दबदबे की अब अमेरिका भी प्रशंसा कर रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ सामंथा पावर ने कहा है कि भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहायता हासिल करने से लेकर अब खाद्य निर्यातक बनने तक एक लंबा सफर तय किया है। सामंथा ने कहा कि भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में शानदार काम किया और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, फिजी में बुधवार को यूएस इंडो पैसिफिक कमांड चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन को अपने संबोधन में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रशासक सामंथा पावर ने अन्य देशों की मदद के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की है। इस दौरान सामंथा ने कहा कि एक देश में निवेश अक्सर दूसरे देशों में लाभ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां पर ब्रिक्स का विस्तार चाहता है चाइना और रशिया भी दे रहा साथ। 40 देश एंट्री को है तैयार, लेकिन भारत क्यों है इसके विरोध में, आपको बता दे पूरी बात। अगले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। 17 साल पुराने इस समूह के लगभग सभी बड़े नेता जब समिट में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होंगे तो उनका फोकस ब्रिक्स के विस्तार पर होगा। हालांकि मामले से परिचित लोगों ने कहा कि 5 सदस्य देशों के इस समूह में विस्तार को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। चीन लंबे समय से ब्रिक्स के विस्तार को पूरा जोर लगा रहा है। ड्रैगन इस समूह का विस्तार करने पर इसलिए अड़ा हुआ है ताकि वो वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व को खत्म कर खुद का दबदबा बना सके। हालांकि भारत इसके विरोध में है। वैसे इन प्रयासों में चाइना को रूस का भी समर्थन मिला है। रूस वर्तमान में यूक्रेन युद्ध के कारण अपने राजनयिक अलगाव से जूझ रहा है और बड़ा यही कारण है कि इसीलिए विस्तार करना चाहता है रशिया भी। दोस्तों, लगभग 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। इनमें अर्जेंटीना, क्यूबा, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें आखिर भारत को किस बात की बड़ी चिंता है। दरअसल विस्तार को लेकर भारतीय पक्ष की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्रिक्स चीन केंद्रित समूह न बन जाए, खासकर ऐसे समय जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के कारण नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। सूत्रों ने कहा कि निश्चित रूप से संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश को शामिल करना कोई समस्या
नहीं है, लेकिन कुछ देशों के बारे में चिंताएं हैं। ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा पिछले साल से जोर पकड़ रही है, लेकिन भारतीय पक्ष ने उन बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की जो समूह को अधिक मजबूती और सुसंगतता प्रदान करेंगे। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रिक्स प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कुछ मौजूदा तंत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां अब गुलाम हैदर को नहीं चाहिए क्या सीमा, बच्चों को लेने आएगा भारत, तीसरी शादी का भी बनाया प्लान। बता दें, नेपाल के रास्ते गुपचुप तरीके से भारत आई पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर की कहानी में नया ट्विस्ट आ सकता है। जी हां, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा है कि वो भारत जरूर आएगा और अपने बच्चों को वापस लेकर जाएगा। उसने कहा कि वो भारत आने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। बता दें कि सीमा का पाकिस्तानी पति फिलहाल सऊदी अरब में काम कर रहा है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल यानी डिजिटल मोहसिन से बातचीत में गुलाम हैदर ने कहा कि भले ही सीमा उसके साथ पाकिस्तान ना लौटे, लेकिन वो अपने बच्चों को जरूर लेकर वापस जाएगा। दरअसल गुलाम हैदर से बातचीत कर रहा पाकिस्तानी यूट्यूबर एक कमेंट पढ़ता है। कमेंट में लिखा है कि अगर गुलाम हैदर को सऊदी अरब से कोई मदद नहीं मिल रही है तो पाकिस्तान जाए, मसले को देखें, क्योंकि वहाँ यानी भारत में उसके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो रही है। जी हाँ, इस पर गुलाम हैदर कहता है कि मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा, अभी फिलहाल सरकार का मसला है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए हर प्लेटफॉर्म तक जाऊंगा, हर जगह अपनी आवाज उठाऊंगा। गुलाम हैदर ने आगे कहा कि उसने भारत के वीजा के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन फिलहाल कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए समय लग रहा है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां चीनियों पर हमला, पाकिस्तान को पड़ेगा भारी, सीपीसी प्रोजेक्ट को लगेगा तगड़ा वाला झटका, चाइना से संबंध भी होंगे खराब। बता दें, बीते दिनों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला हुआ था। इस काफिले में 23 इंजीनियर सवार थे। जब चीनी इंजीनियर्स का काफिला ग्वादर एयरपोर्ट से पोर्ट की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से हमला हो गया था। आप सभी को याद होगा, जो भी हमारे खबर को डेली देखते हैं दोस्तों। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बीएलए ने एक बयान जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। चीनियों पर यह हमला अब पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, बताया यह जा रहा है कि इससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी प्रोजेक्ट को तगड़ा वाला झटका लग सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ उसके संबंध भी खराब होने की बात कही जा रही है। डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले की घटनाओं में तेजी आई है। अगर इस तरह के हमले जारी रहेंगे तो दोनों देशों के संबंधों में खटास पैदा अवश्य होगी। इससे पाकिस्तान में विदेशी निवेश की सुरक्षा और स्थिरता को भी चोट पहुंचेगी। चीन के साथ साथ उसके अन्य देशों से भी संबंध खराब होने के चांस है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करना चाहेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को झिंजियांग प्रांत से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है। वो झिंजियांग को बलूचिस्तान में अरब सागर से जोड़ने के लिए रोड रेल नेटवर्क बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और इन हमलों के मास्टरमाइंड बलूच लड़ाकों का मानना है कि चीन बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहा है और प्रांत को सीपीसी के लाभों में उसका हिस्सा नहीं दे रहा, और यही बड़ी वजह है दोस्तों इन पर हमला करने का बलूचों के द्वारा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां MiG-35 वर्सेस F-16 लड़ाकू विमान, दोनों में हुई भिड़त, तो किस लड़ाकू विमान की होगी जीत? पूर्व पायलट ने दी सबसे बड़ी जानकारी। बता दें, रशिया के एक पूर्व सम्मानित पायलट ने रूसी लड़ाकू विमानों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बताया कि अगर रूसी MiG-35 और अमेरिकी F-16 में युद्ध हुआ तो कौन सा विमान जीतेगा और क्यों जीतेगा? रूसी और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के बीच यूक्रेन में जल्द ही भिड़ंत होने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रशिया चौतरफा संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में देश को नाटो के खतरे से बचाने के लिए रूस ने पश्चिम के हर हथियार के खिलाफ एक खास रणनीति तैयार की है। संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका समर्थित नाटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान सौंप सकते हैं। यूक्रेन इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करेगा। ऐसे में रूस ने भाई अपने MiG-35 विमान को अमेरिकी F-16 का सामना करने के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच रूस के एक सम्मानित सैन्य पायलट मेजर जनरल व्लादिमीर पोपोव ने बताया कि अगर भविष्य में रूसी MiG-35 और अमेरिकी F-16 में भिड़ंत होती है तो किसकी जीत होगी? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्लियर जीत होगी रूसी MiG-35 लड़ाकू विमान की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां फिलीपींस में चाइना के खिलाफ गुस्सा, तो देखें एक नगर पालिका ने चीनी राजदूत को घोषित कर दिया अवांछित यानी कि अनवांटेड। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस में चाइना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका ताजा सबूत पालवान प्रांत के कालायान नगर पालिका परिषद में देखने को मिला। दक्षिण चीन सागर में एक द्वीप पर स्थित इस नगर पालिका परिषद ने बुधवार को सर्वसम्मति से फिलीपींस में चीनी राजदूत हुआंग जलियन को परसोना नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। किसी विदेशी राजदूत को परसोना नॉन ग्रेटा घोषित करने का फैसला संबंधित देश की सरकार करती है। ऐसे में नगर पालिका के इस फैसले को चीन के खिलाफ गुस्से के तौर पर देखा जा रहा है। नगर पालिका का ये फैसला दक्षिण चीन सागर में चाइना और फिलीपींस के बीच
जारी तनाव के बाद लिया गया है। चीनी कोस्ट गार्ड के शिप दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नौकाओं का रास्ता रोक कर खड़े हैं। जी हाँ, एक और खबर की बात करते हैं जहां भारत ने दिया ऐसा गिफ्ट, खुश हो गया दोस्त श्रीलंका। मदद के लिए मोदी सरकार को किया धन्यवाद। बता दें, श्रीलंका ने समुद्री और तटीय निगरानी अभियानों के माध्यम से द्वीप राष्ट्र के हवाई क्षेत्र और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित समुद्र की रक्षा करने में मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। भारत के प्रति आभार बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सागरा रत्नायका की ओर से व्यक्त किया गया, जब वो श्रीलंका वायुसेना को सौंपे गए भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान को स्वीकार कर रहे थे। भारत ने यह विमान ऐसे समय पर दिया है दोस्तों जब चाइना श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। डोर्नियर 228 नाम का समुद्री निगरानी विमान उस विमान का स्थान लेगा जो 1 साल पहले भारत सरकार द्वारा द्वीप राष्ट्र को सौंपा गया था। अनिवार्य रखरखाव के लिए डोर्नियर को भारत लौटना पड़ा। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री निगरानी विमानों के संभावित अधिग्रहण पर द्विपक्षीय सुरक्षा चर्चा के दौरान श्रीलंका के अनुरोध के बाद 2 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा डोर्नियर को श्रीलंका को मुफ्त में दिया था। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय कोस्ट गार्ड्स की बहादुरी तो देखें, विदेशी जहाज पर फंसे चीनी नागरिक को ऐसे बचाया। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने बुधवार को सीने में दर्द और कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों की शिकायत के बाद चीन से यूएई जा रहे एक चीनी नागरिक को जहाज से बचाया। ये सब तब हुआ जब मुंबई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को अनुसंधान पोत MV डोंग फेंग कान 10 नंबर 2 के चालक दल के एक सदस्य को तकलीफ होने की सूचना मिली। इसके बाद उसे तत्काल जरूरत मुहैया कराई गई और उसका रेस्क्यू किया गया। दरअसल भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बयान में गुरुवार को बताया कि उसने अरब सागर में पनामा के ध्वज वाले जहाज पर सवार चीन के एक नागरिक को सफलतापूर्वक बचा लिया है। उसे दिल का दौरा पड़ने के बाद उपचार की आवश्यकता थी। तटरक्षक बल ने खराब मौसम के बीच 16 से 17 अगस्त की मध्यरात्रि को बचाव अभियान चलाया। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर अरब सागर में उसे चिकित्सीय आधार पर बचाया गया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां चंद्रयान 3 पर यानी चांद पर पहुंचने का सपना हो रहा सच। चंद्रयान 3 2 टुकड़ों में बटा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर रोवर से हुआ अलग। जी हां दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग से मिली। बड़ी खबर के अनुसार दरअसल अब से कुछ देर पहले यानी दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 2 टुकड़ों में बट गया और इसका प्रोपल्सन लैंडर कामयाबी से अलग अलग हो गया। इसरो के लिए यह काफी अहम पल है क्योंकि इसके बाद ही अब लैंडर के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया शुरू होगी और अगले 1 हफ्ते तक हर किसी को ये एक बड़ी टेंशन रहने वाली है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा अब खुद करनी होगी। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्ट का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी होगी। इसके साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी है। अब वहीं अब कुछ देर पहले विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसरो को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां चीन के साथ BRI को आगे बढ़ाएगा नेपाल। प्रधानमंत्री प्रचंड का बड़ा ऐलान। आखिर क्या है प्लान, बता दें। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर नेपाल अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ऐलान किया है कि वो अपने आगामी चीन दौरे पर BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। प्रचंड चाहते हैं कि चाइना नेपाल में BRI के तहत एक बड़े प्रोजेक्ट को विकसित करने पर काम करे। चाइना और नेपाल के बीच साल 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन अभी तक इसके तहत एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक PM प्रचंड ने कहा कि मेरी यात्रा के दौरान एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण पर समझौता होगा। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया। प्रचंड ने कहा कि वो यात्रा के दौरान चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। नेपाली PM ने कहा कि हम BRI के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस पर साल 2017 में हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा के वरीय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों की पूरी टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बदलते मौसम और खान पान अस्थिरता के कारण तबीयत अचानक गड़बड़ा गई। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर क्या आम आदमी पार्टी इंडिया के गठबंधन से हुई बाहर। सौरभ भारद्वाज ने कह दी ये बड़ी बात। आपको बता दें, बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक होती है। इस बैठक के बाद पार्टी के नेता और प्रवक्ता अलका लांबा कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इस बयान के बाद दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आ गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा ही है तो
वो मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। इसके बाद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उनकी पार्टी द्वारा तस्वीर साफ करने के बाद कांग्रेसी नेता अलका लांबा के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। पार्टी के प्रवक्ता बयान देते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां महंगाई पर मोदी सरकार का बड़ा वार, जल्द कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बताते देश में जुलाई के महीने में महंगाई दर 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के लिए मौजूदा समय में महंगाई को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी को कम करने के लिए सरकार ने अपनी बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम करने का ऐलान कर सकती है ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। वास्तव में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती करने की प्लानिंग में जुटी हुई है। आखिरी बार देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए थे, वो टैक्स में कटौती करके ही हुए थे। 21 मई को फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यूटी कम की थी। ऐसा ही कुछ करने की प्लानिंग इस बार भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपके यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम क्या रुपए चल रहा है दोस्तों, क्या रुपए प्रति लीटर चल रहा है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने